हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्किल्स। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बैंकिंग से रिलेटेड रोजमर्रा के काम किस तरीके से किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक की पे इन स्लिप किस तरीके से भरी जाती है, जिससे कैश या फिर चेक डिपॉजिट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पे इन स्लिप। ज़्यादातर बैंकों की पे इन स्लिप इसी तरीके की होती है। इस पे इन स्लिप के दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमें कैश या फिर चेक के साथ में बैंक के कैशियर को देना होता है। दूसरा हिस्सा है काउंटर फाइल, जो ट्रांजैक्शन होने के बाद में बैंक की सील लगवाकर हमें खुद अपने पास रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पे इन स्लिप भरना। मान लीजिए कि हमारे अकाउंट जो है हरीश जैन नाम से है, तो हरीश जैन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में हम कैश या फिर चेक जमा करवाएंगे। तो सबसे पहले हरीश जैन का अकाउंट किस शाखा में है या ब्रांच में है, उस शाखा का नाम, गांधीनगर। अब हम लिखेंगे आज की तारीख, जिस तारीख को हम कैश या चेक जमा करवा रहे हैं। हमें हर चीज़ भरने में अपनी राइटिंग बिल्कुल साफ रखनी है। उसके बाद में हमारा खाता किस टाइप का है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या टर्म लोन अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, या कोई लोन अकाउंट है। तो हमारा सेविंग अकाउंट है। उसके बाद में हम लिखेंगे अपना खाता नंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता नंबर जनरली 611 से स्टार्ट होता है और 11 अंकों का हुआ करता है। इसी तरीके से हर बैंक का अपना एक पैटर्न होता है अकाउंट नंबर का। किसी बैंक का 13 अंक का होता है, किसी बैंक का 16 अंक का होता है। इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो हमारा अकाउंट नंबर हम इस कॉलम में लिखेंगे। कॉलम में लिखते हुए हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी अक्षर कॉलम की बाउंड्री लाइन पर भिड़े नहीं और बिल्कुल इसके बीचों बीच साफ दिखाई दे। तो ये 11 अंकों का हमारा अकाउंट नंबर हो गया, बिल्कुल साफ और ब्लॉक्स के बीच में। उसके बाद में ये खाता किस नाम से बैंक में रजिस्टर्ड है, उस खाते का एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ में नाम, इस नाम को हम बड़े अक्षरों में ही लिखेंगे ताकि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद में हम अमाउंट कॉलम लेते हैं, जिसमें हम जितने भी पैसे या फिर चेक की अमाउंट है, वो जो डिपॉजिट करनी है उसको अंकों में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हम 15,650 रुपये जमा करवा रहे हैं। 15,650, और उसके बाद में इस तरीके से सेमीकोलन और डैश। आगे हम एक लाइन खींच देंगे ताकि इसके आगे कोई और दूसरा व्यक्ति एक और अंक ना लगा दे। इसी चीज़ को हम लिखेंगे शब्दों में इस कॉलम में। शब्दों में लिखते हुए हमारा आखिरी शब्द हमेशा ओनली होगा, जो ये व्यक्त करता है कि हम जो अमाउंट लिख रहे थे वो अमाउंट यहाँ पर ख़त्म हो गई है, इसके आगे और कुछ नहीं है। फिर ये कॉलम है ब्रांच कोड। मान लीजिए कि हरीश जैन का अकाउंट गांधीनगर में है और हम किसी दूसरी एरिया की शाखा में ये चेक या फिर कैश जमा करवा रहे हैं, तो हरीश जैन का गांधीनगर शाखा का जो ब्रांच कोड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे जमाकर्ता का फ़ोन नंबर,
ये हो गया फ़ोन नंबर। इस कॉलम में पैन कार्ड। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी भी अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट करते हैं, तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें उसके साथ में पैन कार्ड नंबर भी देना पड़ता है। तो फ़िलहाल हमारी अमाउंट 50,000 से नीचे है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे खाली छोड़ रहे हैं। और यहाँ जमाकर्ता के हस्ताक्षर। और इसके बाद में अब हम भरते हैं काउंटर फॉइल। बिल्कुल इसी तरीके से शाखा हो गई हमारी गांधीनगर। सेविंग अकाउंट, आज की तारीख, अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम, अमाउंट जो है 15,650। इस पर किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है कैश डिपॉजिट करने पर, तो ये कॉलम खाली। और इसी की टोटल हम नीचे वापस से लिख देंगे। और इसी को हम शब्दों में लिख देंगे। ये भर गई हमारी काउंटर फॉइल। अब हम डिटेल भरेंगे हमारे कैश की, जो कि इस पेइंग स्लिप के पीछे दिया होता है। कुछ बैंक की पेइंग स्लिप्स में आगे भी दिया होता है। तो पीछे हम कैश की डिटेल लिखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 2,000 के 7 नोट हैं, जो बन जाएंगे 14,000। ₹500 के हमारे पास 3 नोट, जो बन जाएंगे 1,500 रुपये। और 100 का 1 नोट, जो बन जाएंगे 100 रुपये। और 50 रुपये का 1 नोट, जो बन जाएंगे 50 रुपये। उसके बाद में और कोई नोट नहीं है, तो हम ये लाइन खींच देंगे इस तरीके से और इसकी टोटल लगा देंगे यहाँ पर 15,650 रुपये। इस तरीके से यही चीज़ हम काउंटर फॉइल में भी भर देंगे। यहाँ हमें अपने आप लिखना है कौन कौन से नोट हमने बैंक में दिए हैं। 2,000 के 7 नोट, जिनका योग 14,000 होगा। 500 के 3 नोट, जिनका योग 1,500 रुपये होगा। 100 का 1 नोट, ₹50 का 1 नोट। और यहाँ हमारी टोटल। तो एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेइंग स्लिप का फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन दोनों साथ में। मैंने ये पेइंग स्लिप जो है पहले से भर के रखी थी। तो इस तरीके से पेइंग स्लिप का फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन भरेगा कैश डिपॉजिट करवाने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी पेइंग स्लिप के साथ में चेक किस तरीके से डिपॉजिट किया जाता है।
तो उसमें बस इतना ही करना है कि पे स्लिप का जो फ्रंट पोर्शन है वो हम इसी तरीके से भरेंगे, बैक पोर्शन चेंज होगा जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है हमारा चेक। तो इस चेक को हमने बिल्कुल इसी तरीके से भरा है। चेक जो है हरीश जैन नाम से भरा गया है, अकाउंट पे चेक है, डेट इसमें लिखी है, अमाउंट लिखी है और अमाउंट अंकों में लिखी है। यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है। चेक बना है कोटक बैंक से, लेकिन हरीश जैन का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर ये चेक डिपॉजिट करवाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पे स्लिप भरकर। तो जब भी आपको चेक डिपॉजिट करवाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस नाम से चेक बना है उस व्यक्ति का अकाउंट किस बैंक के अंदर है, उस बैंक की पे स्लिप जो है हम भरेंगे। तो हरीश जैन हमने नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर हरीश जैन का हमें मालूम था वो हमने बता दिया, डेट सेम हो गई या फिर डेट अलग भी हो सकती है। चेक अगर पुरानी डेट का बना है तो वो हम वैसे ही रखेंगे। पे स्लिप पर हमें वही डेट रखनी है जिस डेट को हम चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं। अमाउंट हमने अंकों में लिख दी, अमाउंट हमने शब्दों में लिख दी। इसी तरीके से पे स्लिप की काउंटर फॉइल हमने भर दी। अब हम इस चेक का पे स्लिप की पीछे की साइड भरेंगे जो कि अलग रहेगी। इसमें हम लिखेंगे कौन से बैंक पर आधारित है, यानी कि हमें जो चेक मिला है वो चेक कौन से बैंक का है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी ब्रांच जो इस चेक पर दी गई है, ये ब्रांच है बॉम्बे मोटर बिल्डिंग जोधपुर। तो यहाँ हम एक समरी लिख देंगे एड्रेस की। यहाँ लिखेंगे हम चेक नंबर। चेक नंबर जो होते हैं चेक पे सबसे लेफ्ट साइड में दिए गए ये 6 अंक चेक नंबर हुआ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। बाकी जो नंबर्स हैं उनकी हमें जनरली डेली लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन्हें माइकर कोड्स बोलते हैं जिससे बैंकिंग की प्रोसेसिंग में ये चेक काम आता है। तो फिलहाल हम चेक नंबर लिखेंगे यहाँ पर। छः अंकों का चेक नंबर। उसके बाद में यहाँ हम वो डेट लिखेंगे जो चेक पर लिखी गई है। अगर चेक पर पहले की तारीख लिखी गई है तो हम वही तारीख लिखेंगे। चेक जनरली 3 महीनों के लिए वैलिड होता है, तो 3 महीनों से पुराना चेक एक्सपायर हो चुका होता है, उसको आप बैंक में नहीं जमा करवा सकते हैं या किसी भी तरीके का यूज़ नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो भी चेक आप जमा करवा रहे हैं वो एक्सपायर ना हुआ हो। तो ये सारी डिटेल हमने भर दी। कैश कॉलम हमें नहीं भरने की ज़रूरत है और अमाउंट की जो डिटेल्स है वो हमने आगे ऑलरेडी भर दी है। इसी तरीके से हम काउंटर फॉइल भर देंगे। चेक का नंबर और चेक की तारीख, चेक की अमाउंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक चेक डिपॉजिट करने के लिए पे स्लिप भर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे से हमने वही डिटेल्स रखी है और पीछे से इस तरीके से रखा है। दोनों को साथ में दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से हमें चेक डिपॉजिट के लिए स्लिप भरनी होगी। तो इस तरीके से आज हमने आपको सिखाया कि बैंक की पे स्लिप किस तरीके से भरी जाती है
कैश डिपॉजिट करने के लिए भी और चेक डिपॉजिट करने के लिए भी। उम्मीद है हमारी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रॉम डेली स्किल्स।